Welcome to all of you on my channel अगस्त्या ट्यूटोरियल। हम लोग 8वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का स्टडी कर लिया है, बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा सेक्शन कंप्लीट होगा वो होगा आपका, आज जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे उसका वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट में बीमारियों को पैदा पड़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो गेहूँ, चावल, आलू, शुगर केन, इसमें क्या करते हैं, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स में बीमारी पैदा करते हैं। दीज डिजीज़ रिड्यूस द याइल्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अगर ये बीमारी इन पौधों में हो जाए तो इसकी जो उपज होती है वो जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम होती है। अब आपको क्या करना है कि टेबल 2.2 देखना है। टेबल 2.2 कहाँ है? यहाँ पे। टेबल 2.2 देखना है फॉर सम सच प्लांट डिजीज़। टेबल 2.2 में कुछ ऐसे प्लांट के डिजीज़ या बीमारियाँ दी हुई हैं फॉर सम सच दे कैन कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अब इन माइक्रोब्स को कैसे मारा जाएगा? तो इन माइक्रोब्स अगर ये प्लांट पे अटैक इन्होंने अगर कर दिया है तो इसको मारने के लिए, अब ये तो ह्यूमन है नहीं, एनिमल है नहीं कि उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। तो इनको मारने के लिए कुछ सर्टेन केमिकल्स आते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको अगर उन पर छिड़काव कर दिया जाए तो ये सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। अब हम टेबल 2.2 की स्टडी कर लेते हैं। टेबल 2.2 कहता है, उसमें है सम कॉमन प्लांट डिजीज़, कुछ प्लांट की कॉमन बीमारियाँ जो माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं। पहला प्लांट डिजीज़ आपको दिया है सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, यानी कि ये जो है हवाओं से फैलती है, हवाओं के द्वारा फैलती है। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, उसको ये के कारण वो होता है और इसको फैलाने में एयर और उससे प्रभावित जितनी भी सीड्स हैं यानी कि बीज हैं उसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें रस्ट, जो वीट की बीमारी है रस्ट ऑफ व्हीट, वो होगा। तीसरा होगा येलोवेन, वो उसको कौन फैलाता है? तो उसको वो वायरस के कारण होता है और उसको फैलाने में मददगार होता है इंसेक्ट, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग, बूझो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। बूझो जो था उसको उसके एक दोस्त ने पार्टी के लिए इनवाइट किया था। एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, और उसने बहुत अलग अलग प्रकार के खानों को खाया। ऑन रीचिंग होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसको उल्टी होने लगी। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और इतनी उल्टी हुई कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, यानी कि ये जो कंडीशन जिससे अभी ये बूझो परेशान है उसको डॉक्टर ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग है। अब पहली का क्वेश्चन है, पहली सोच रही हैं कि पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कि ये जो खाना है वो पॉइजन यानी कि ये जहर कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब खाना जहर कैसे हो सकता है? तो यहाँ लिखा है कि खाना तभी जहर होगा जब उसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसे स्पॉइल यानी कि बर्बाद कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि खाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी कि माइक्रोब्स उस पर फैलने लगते हैं, ग्रोथ होने लगते हैं। और वो जब ग्रोथ होंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि वो जहरीले पदार्थ को खानों में छोड़ना शुरू करेंगे। दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये खाने को कैसा बना देता है? पॉइजनस बना देता है। कॉजिंग सीरियस इलनेस, इससे क्या होती है? बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है और इससे मृत्यु भी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें खाने को ख़राब होने से बचाना चाहिए।
अब बचाना तो चाहिए, लेकिन अब बचाएंगे कैसे? तो आगे पढ़ते 2.5 में फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, यानी खाने को हम बचाएंगे कैसे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने चैप्टर 1 में ये देख लिया है कि हम जो ग्रेन है, अनाज है, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे और स्टोर करेंगे। हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब ये तो अनाज था तो हमने सीख लिया कि कैसे उसको प्रिजर्व करें या कैसे उसको स्टोर करें। अब हम ये सीखेंगे कि जो कुक्ड फूड है या जो पका हुआ भोजन है उसको हम घर पे कैसे स्टोर करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। हमने देखा है कि अगर हम ब्रेड लेते हैं और उसका यूज नहीं होता है या किसी तरीके से वो थोड़ा गीला हो जाए तो उस पर फंगस लग जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे खाने को क्या करता है, स्पॉइल करता है। और स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल। और जो स्पॉइल फूड होगा, ये अब कैसे पता चलेगा कि स्पॉइल फूड हो गया, ख़राब खाना हो गया, तो उससे बड़ी ही बदबू आएगी एंड हैड ए बैड टेस्ट। और उसका जो स्वाद होगा वो ख़राब हो जाएगा और उसका जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जो खाना ख़राब हो गया उसमें से मोस्टली तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो उसका स्मेल ख़राब हो जाएगा, दूसरा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और तीसरा उसके कलर में चेंज आ जाएगा। इज केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये जानना है कि जो खाना ख़राब होता है वो क्या एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहेली गई और उसने क्या कुछ आम खरीद के लाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कुछ दिन तक नहीं खाया। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल एंड रॉटन। बाद में जब वो गई होगी खाने तो उसने देखा कि वो सारे जो मैंगोज थे वो बर्बाद हो चुके थे और सड़ गए थे। बट सी नो दैट, लेकिन उसको पता था दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसे पता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी है, वो जो आम का अचार बनाती है वो लंबे समय तक टिकता है। तो अब वो कंफ्यूज हो गई कि मैंने जो आम लाया रखा तो वो सड़ क्यों गया, और मेरी दादी तो बहुत सालों तक मैंगो का पिकल बना के रखती है, तो ये आखिर होता क्या है। तो इसलिए सी वो कंफ्यूज हो गई। Let us study the common method of preserving food in our home. अब हम क्या करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि प्रिजर्वेशन घर पे खाने का कैसे किया जाए, उसके कुछ कॉमन मेथड को। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उन खानों को हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हम कैसे बचाएं। अब चलिए, अब प्रिजर्वेशन का पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism। अब कह रहा है कि जो नमक होता है और खाने वाला जो तेल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। Therefore they are called preservatives, इसलिए इनको हम preservatives कहते हैं। We add salt और acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes। कह रहा है कि हम माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए नमक और एसिड को प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे अचार में यानी कि पिकल्स में यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी प्रिजर्वेटिव का क्या काम करते हैं, तो आप इनके नाम को सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को याद रखेंगे। दीज आर ऑल्सो यूजेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि नमक के द्वारा कैसे हम प्रिजर्वेशन को करें। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कह रहा है कि बहुत समय पहले से ही नमक का यूज मीट और फिश को प्रिजर्व करने में हो रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या किया जाता है कि जो मीट होता है या जो फिश होती हैं उनको नमक से ढक दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोका जा सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टेमरिंड। कह रहा है कि नमक आमला में, कच्चे आम में और इमली में भी नमक लगाया जाता है ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके। अब ये तो हो गया नमक के द्वारा प्रिजर्वेशन। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी के द्वारा प्रिजर्वेशन।
जैम, जेली, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाई शुगर। ये सब चीज़ें भी शुगर के द्वारा प्रिजर्व की जाती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन। शुगर जो होता है, जो नमी होती है किसी चीज़ की, उसको कम करता है। विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। वो क्या करता है, जब शुगर उसमें डाल दिया जाता है किसी चीज़ में, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है और वो ऐसे वो खाने को बचा लेता है। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कांट लिव इन सच एनवायरनमेंट। अब तेल और विनेगर के यूज़ इसलिए यूज़ किया जाता है इन दोनों का, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है इन दोनों में जिंदा नहीं रह सकती। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। और इस मेथड से, यानी कि तेल और विनेगर के मेथड से अगर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, फिश है, मीट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जैसे कि गर्मी देके या ठंडी देके हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। आपने अपनी माँ को घरों में देखा होगा कि जब भी उनको दूध को स्टोर करना होता है तो वो उसको सबसे पहले क्या करती हैं, बॉयल कर देती हैं। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से क्या होगा कि दूध में जितने खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हैं तो वो सारे मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और उसी तरीके से, ये तो टेम्परेचर हाई करके हमने उसको किल कर दिया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जिससे क्या होगा कि लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और लो टेम्परेचर में क्या होगा कि जो माइक्रोब्स का ग्रोथ है वो क्या होगा, रुक जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, हाउ डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल। कि जो भी मिल्क पैकेट, जो हम अपने घरों में जो पैकेट की मिल्क होती है वो लेते हैं, वो ख़राब क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड। व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन? पेस्चराइजेशन कैन बी कंज्यूम्ड Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होते हैं उसको हम बिना बॉयल किए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि उस दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड, और अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करके हम माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। दिस प्रोसेस वाज, अब ये प्रोसेस को खोजा किसने, तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस मेथड की जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था लुइस पास्चर, और इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया पॉस्चराइजेशन। अब पढ़ते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। किसी फूड आइटम को बढ़िया से स्टोर करके बढ़िया से पैकिंग करके भी इसको ठीक से हम रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। दीज डेज, आजकल ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। आजकल जो ड्राई फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होता है, उसे एक एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है ताकि वहाँ से किसी भी प्रकार से वो स्पॉइल ना हो, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। और माइक्रोब के अटैक से वो फूड आइटम हमारा बर्बाद होने से बच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच।